तो प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, अमित शाह गांधीनगर से लड़ेंगे चुनाव। तो भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। यहां पर शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से उम्मीदवार होंगे। भोपाल से आलोक शर्मा को टिकट मिला है इस बार। तो 2024 लोकसभा चुनाव की लिस्ट आ गई है। केरल से अब्दुल सलाम को टिकट दिया गया है इस बार। चांदनी चौक से हर्षवर्धन का टिकट कट गया है इस बार। तो चांदनी चौक से हर्षवर्धन का टिकट इस बार कट गया है। उधमपुर से जितेंद्र सिंह को टिकट मिला है। उधमपुर से जितेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। निशिकांत दुबे को गोड्डा से टिकट दिया गया है। वो इस बार भी निशिकांत दुबे को लोकसभा का टिकट मिला हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। तो भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अपनी सीट उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और उन लिस्टों में ये नाम है जो मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त। अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट मिला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट मिला है। भोपाल से आलोक शर्मा को टिकट मिला है। तो ये वो नाम है जो इस बार पहली लिस्ट में जो भाजपा ने अनाउंस किया है अभी कुछ देर पहले ही, वो नाम है जो पहली लिस्ट में जिनको लोकसभा चुनाव का टिकट मिला है। चांदनी चौक से हर्षवर्धन का टिकट इस बार कट गया है। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उधमपुर से जितेंद्र सिंह को टिकट मिला है। निशिकांत दुबे गोड्डा से टिकट मिला है इन्हें। तो केरल से अब्दुल सलाम को टिकट दिया गया है इस बार लोकसभा चुनाव के पहली लिस्ट जो भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस की है कुछ देर पहले। चांदनी चौक से हर्षवर्धन का टिकट कटा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जहां पर पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर कोई बीजेपी की पहली लिस्ट की, लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट की जो इंतजार था, सब आंखें लगाए, टिकटिकी लगाए देख रहे थे कि कब पहली लिस्ट जारी की जाए। उसके लिए पिछले 48 घंटे से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने दिल्ली में बैठक हो रही थी और इसके बाद यह अंदेशा था सबको कि इस बार कुछ नया हो सकता है और वो हुआ भी। और बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 195 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और इसमें वो बड़े बड़े नाम हैं जिनकी चर्चा आए दिन पिछले 48 घंटे से खासकर लगातार की जा रही थी। तो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उम्मीदवार होंगे। लखनऊ से राजनाथ सिंह होंगे और तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अपने 195 प्रत्याशियों की लिस्ट का नाम बीजेपी ने अनाउंस कर दिया है। तो वाराणसी से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टिकट, वो चुनाव लड़ेंगे। 2014 में 2 सीटें बड़ोदरा और वाराणसी से चुनाव लड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों सीटों पर बड़ी जीत कह सकते हैं, जीत दर्ज की थी। बाद में बड़ोदरा सीट को प्रधानमंत्री ने छोड़ दिया था और वाराणसी वो चले गए थे। तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 2014 में पहली बार चुनाव लड़े थे और 2014 में 2 सीटें बड़ोदरा और वाराणसी दोनों जगह से चुनाव लड़ा था और दोनों जगह पर बड़ी जीत दर्ज की थी। और फिर इसके बाद बड़ोदरा को छोड़ दिया था, वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी चले गए थे। तो वाराणसी से नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। 2014 में पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार 2 सीटों पर लड़ा, बड़ोदरा और वाराणसी, और दोनों जगह पर बड़ी जीत दर्ज की थी प्रधानमंत्री ने। केंद्र सरकार, राजनाथ सिंह की बात कर लेते हैं लखनऊ से। 2009 में वो गाजियाबाद से सांसद बने थे। 2014 का चुनाव लखनऊ से लड़ा था। तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चर्चा कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उनकी। 2019 में भी लखनऊ से उन्होंने जीत दर्ज की और तीसरी बार गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। अब अमित शाह की बात कर लेते हैं, गृह मंत्री अमित शाह की बात करेंगे। केंद्र सरकार में गृह और सहकारिता मंत्री हैं। 2019 में पहली बार
लोकसभा चुनाव लड़े थे। गांधीनगर सीट से बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी अमित शाह ने। तो गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे मनोज तिवारी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट की बात कर लेते हैं हम। मनोज तिवारी वहां से प्रत्याशी चुने गए हैं इस बार। 2014 में पहली बार चुनाव लड़े थे, लोकसभा का चुनाव, और 2019 में भी चुनाव लड़े और जीत दर्ज की थी। मनोज तिवारी तीसरी बार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव। स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे खास सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट 195 प्रत्याशियों की जारी कर दी है, तो आप क्या देखते हैं इस लिस्ट में? क्या कुछ खास देखते हैं आप? जारी हुई है उसमें उत्तर प्रदेश के 51 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, जिसमें वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उम्मीदवार हैं, लखनऊ से राजनाथ सिंह हैं, अमेठी से स्मृति ईरानी हैं, अयोध्या से लल्लू सिंह हैं। इसी तरह से 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। कोई अप्रत्याशित नहीं, बहुत कम सांसदों के अभी तक टिकट काटे गए हैं, लेकिन 29 लोकसभा सीटों के कैंडिडेट अभी होल्ड है, उनकी सूची अभी होल्ड है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उससे सियासी गलियारों में पहला स्थान अपना बना लिया है। अभी तक किसी भी दल ने इतनी बड़ी संख्या में प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी ने जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि ये सीट जो है ये विपक्षी खेमे में है। कृपा शंकर सिंह गृह राज्य मंत्री रहे हैं, महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता रहे हैं, एकदम नए चेहरों को दांव लगाया है। ये वाराणसी से फटी सीट है, जौनपुर। इसी तरह से 51 सीटों पर जिनका परफॉर्मेंस बढ़िया है, बेहतर है, उन सांसदों को मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अनिल जी, अगर हम इन प्रत्याशियों में सिर्फ उत्तर प्रदेश की स्पेसिफिकली बात करें तो 51 लिस्ट में वो कौन से नेता हैं जिसे बीजेपी रिपीट कर रही है, और कौन से वो नेता हैं जिनको उम्मीद थी कि उसमें उनका भी नाम होगा इस लिस्ट में, लेकिन उनका नाम नहीं आया? जैसे गोरखपुर से रवि किशन को रिपीट किया गया है, आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ को रिपीट किया गया है, अमेठी से स्मृति ईरानी को रिपीट किया गया है, प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता को रिपीट किया गया है, अयोध्या से लल्लू सिंह को रिपीट किया गया है। इस तरह से तमाम नाम है 51 कैंडिडेट की सूची में जिनको मौका मिला है। लेकिन वहीं कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर टिकट होल्ड है। जैसे पीलीभीत में वरुण गांधी का टिकट होल्ड है, सुल्तानपुर में मेनका गांधी का टिकट भी होल्ड किया गया है। इस तरह से 29 सीटों पर अधिकांश जो सिटिंग सांसद हैं उनके टिकट होल्ड किए गए हैं, उन पर मंथन चल रहा है, और किसको मौका दिया जाए इस पर भी गंभीरता से विचार चल रहा होगा भारतीय जनता पार्टी में। जी अनिल, और कौन कौन से वो नए चेहरे हैं जो इस लिस्ट में आप देख रहे हैं? जैसे लखनऊ से राजनाथ सिंह पुराना गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन अगर नए चेहरे की बात करें तो वो जौनपुर से है कृपा शंकर सिंह का, जो कांग्रेस के नेता रहे हैं, महाराष्ट्र में सियासत करते रहे हैं। ये सीट जो है 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लूज की थी, लेकिन इस बार यहाँ पर जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर सिंह पर दांव लगाया है। कांग्रेस की सरकार में गृह राज्य मंत्री थे। ये एक नए चेहरे हैं। इस तरह से और भी चेहरे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया है। इसी खबर पर हमारे सहयोगी सादिक खान दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सादिक, पहली लिस्ट जारी होने के बाद क्या माहौल है अभी इस वक्त? जी शिवम, बिल्कुल जिसका बेसब्री से इंतजार खासतौर से नेताओं का था, वो इंतजार अब पूरा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी। इसमें पूरी तरह से जो अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के 51 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं।
साथ ही दिल्ली में 5 प्रत्याशियों का लिस्ट में नाम है, जिसमें कुछ मौजूदा सांसदों के टिकट काटे गए हैं। पहले ही हमने इंडिया वॉइस में बताया था कि पूरी तरह से दिल्ली के कुछ प्रत्याशियों के टिकट काटे जाएंगे। साफ तौर पर गौतम गंभीर का इसमें टिकट काटा गया है। बंसूरी स्वराज को दिल्ली से एक बार मौका दिया गया। पहली बार बंसूरी स्वराज लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी है बंसूरी स्वराज। लेकिन पूरी तरह से जिस दौरान ये लिस्ट आई है उसके बाद से लगातार पूरी तरह से जो प्रत्याशी उनके यहाँ पूरी तरह से खुशी का माहौल है। पूरी तरह से जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की 29 सीटों के नाम अभी इस लिस्ट में शामिल नहीं है। अगर बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट मेरठ, तो मेरठ की सीट को यहाँ होल्ड किया गया है। गाजियाबाद की सीट को होल्ड किया गया है। बाग की जो सबसे अहम सीट है उसे होल्ड किया गया। अभी सबकी नजरें दूसरी लिस्ट पर भी टिकी हुई है। सादिक, हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली की 5 सीटों का तो ऐलान हो गया, लेकिन रमेश बिधूड़ी का नाम कट गया है। क्या उन्होंने जो बसपा के जो प्रत्याशी थे और दिल्ली में उसके बाद जो कुछ हुआ उस बर्ताव की वजह से, रमेश बिधूड़ी के बर्ताव की वजह से क्या उनका सीट काटा गया? जी बिल्कुल, जिस तरह से शिवम पूरी तरह से पार्टी एक बारीकी पे यहाँ नजर रखी हुई थी। लगातार बैठकों का दौर जारी था। जितने भी जो मौजूदा सांसद थे उनका पूरी तरह से फीडबैक लिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं फीडबैक यहाँ गलत साबित हुआ, जिसके बाद पार्टी ने ये कार्रवाई करते हुए दूसरे को यहाँ मौका दिया है। जी सादिक, जो 2 सीटें अभी बची हुई हैं वो कौन कौन सी सीटें हैं जिस पर अनाउंस होना अभी बाकी है? जी, जिस तरह से दिल्ली की दक्षिणी सीट है उस पर ऐलान हो चुका है। पूर्वी दिल्ली से ऐलान हो चुका है। अभी 2 सीट दिल्ली की बची हुई हैं, जिनपे जो अगली 6 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसके बाद निर्णय होगा, जब भी उसका भी ऐलान हो जाएगा। जी सादिक, ये जो 5 सीटों पर प्रत्याशियों की अनाउंस बीजेपी ने किया है, कौन कौन से नेता थे जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनका नाम इस बार दर्ज हो सकता है, और वो कौन से नेता हैं जिसे दिल्ली में बीजेपी रिपीट कर रही है वापस से? जी बिल्कुल, साफ तौर पर दिल्ली में जो मनोज तिवारी का टिकट इस बार रिपीट हुआ है और बंसूरी स्वराज को यहाँ पहली बार मौका मिला। साथ ही पटेलवाल है, उन्हें यहाँ पर मौका दिया गया। साफ तौर पर जो नए चेहरे पार्टी ने यहाँ उतारने का किया है, अगर जाए शिवम पहले तो साफ तौर पर कयास लगा के मनोज तिवारी एक बार फिर रिपीट होंगे, तो मनोज तिवारी पर यहाँ भरोसा जताया है। जी सादिक, अगर हम दिल्ली की बात कर ही रहे हैं तो दिल्ली में अभी ये गौतम गंभीर की सीट को लेकर ये कहा जा रहा था कि वो अपने सांसदी के पद से मुक्त होना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने ट्वीट कर कहा था। तो उस सीट को लेकर के क्या कुछ चीजें निकल कर आ रही हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर पर जो मौजूदा सांसद लगातार भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फीडबैक ले रहा था, उसके बाद ही गौतम गंभीर को पहले ही अंदेशा हो गया था, जिसके बाद गौतम गंभीर और उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का यहाँ पूरी तरह से मन बना लिया। तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक एक कदम रूप कर यहाँ रखती हुई नजर आ रही है। उसी तरह से आज 195 जो उम्मीदवारों की यहाँ सूची जारी की गई। सादिक, 195 प्रत्याशियों की लिस्ट तो जारी कर दी बीजेपी ने, और अलग अलग एक तरीके से कह लीजिए कि अलग अलग वर्ग के लोगों को बीजेपी ने इस बार इस लिस्ट में शामिल किया है। लेकिन क्या चुनाव जो लड़ा जाना है वो प्रधानमंत्री के चेहरे पे लड़ा जाना है? जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार हम भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड जीरो पर जो कामों का प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही थी, ये भी अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पदाधिकारी से कहा कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कामों की सूची है उसको लेकर आप लोग जनता के बीच जाएंगे। तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि ये चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर करते हुए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नजर आ रहा है। जी ठीक है सादिक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ अनिल, स्टेट कोऑर्डिनेटर, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनिल, उत्तर प्रदेश में 51 उम्मीदवारों की लिस्ट की आज बीजेपी ने जारी कर दिया है, तो आज उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा ऐलान किया है बीजेपी ने। हाँ, बेशक एक बड़ा ऐलान है। एक इसमें जो सबसे संभावित नाम है, जिसकी उम्मीद भी थी, वो अयोध्या से फटी अंबेडकर नगर लोकसभा सीट है।
यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं रितेश पांडे, जो बसपा छोड़ करके अभी हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे हैं। हेलो जी अनिल, आप तक हमारी आवाज आ रही है? इनके पिता क्या कहते हैं, राकेश पांडे विधायक हैं। उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया था राज्यसभा चुनाव में, जिसको देखते हुए इनको प्रत्याशी बनाया गया है। एक नए चेहरे के रूप में रितेश पांडे पर भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी ने। जी अनिल, प्रत्याशियों, इन 51 प्रत्याशियों की लिस्ट तो बीजेपी ने जारी कर दी। क्या चीज है जो अभी बीजेपी की तरफ से अनाउंस होना बाकी है? बाकी की सीटों का ऐलान कब हो सकता है और इसके बाद क्या कुछ देखते हैं आप? देखिए, कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है। उसमें सबसे चर्चित चेहरा है कैसरगंज सीट से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का। इनका टिकट अभी होल्ड है और इसी कड़ी में सुल्तानपुर सांसद हैं मेनका गांधी। सुल्तानपुर सीट पर अभी कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है। साथ में ही वरुण गांधी की सीट है पीलीभीत, उस पर भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। प्रयागराज से सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी, इनकी भी नाम की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। जो 29 टिकट होल्ड हुए हैं उसमें ये बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन इनके टिकट अभी तक होल्ड हैं। जी अनिल, जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि 51 प्रत्याशियों का नाम तो बीजेपी ने अनाउंस कर दिया, लेकिन जो बाकी के जो सीट हैं, जिन प्रत्याशियों का अनाउंस होना अभी बाकी है, बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ बातचीत करके कब तक इसका अनाउंस कर सकती है और इसमें भी हमें कुछ नया देखने को मिल सकता है? देखिए, जिस तरह से बातें चल रही हैं, काफ़ी हद तक स्थितियां साफ हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं, चाहे वो निषाद पार्टी हो या सुहेल देव हो या फिर आरएलडी हो, इनसे लगभग बातें फाइनल हो चुकी हैं। सीट शेयरिंग को लेकर के थोड़ा बहुत पेच फंसा हुआ है। हमें उम्मीद है, इस तरह से सहयोगियों को भी उम्मीद है कि जल्द ही काफ़ी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। बात करें तो अपना दल सोनेलाल, जिसमें मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, उनको 2 सीटें दिए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन उनकी तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा है कि हमारी सीटें और बढ़ाई जाएं, क्योंकि उनकी जो विधायकों की संख्या है वो 13 के आसपास है। तो इस हिसाब से कुछ 19-20 करके बहुत जल्द ही सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का सामंजस्य बनने की पूरी उम्मीद है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो न्यूज़ रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, जो बीजेपी अपने सहयोगियों को 6 सीट देने की बात कह रही थी, क्या वो बीजेपी उसी 6 सीट पर रुकेगी या उसमें कुछ आगे पीछे होता हुआ देख सकते हैं? देखिए शिवम, आपको बता दें कि हर चुनाव से पहले प्रत्याशियों की घोषणा करना काफ़ी अहम माना जाता है और साथ ही आपको बताएं कि 195 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। साथ ही ये पहली सूची है और भी कई सूची इसमें जारी होगी अभी चुनाव से पहले, तो उसमें कई और नाम ऐसे हो सकते हैं जो उन सूचियों में शामिल हो सकते हैं। जी आदित्य, और वो कौन कौन सी सीटें होंगी जो अभी बीजेपी अनाउंस करेगी और इसके बाद क्या कुछ नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं या वापस जैसा कि लगभग 1/3 जो उम्मीदवार हैं उन्हें रिपीट किया गया है, तो उन सीटों पर भी हमें रिपीटिशन देखने को मिल सकता है? आपको बता दें कई जगह से, जैसे एक एग्जांपल ले ले, साध्वी प्रज्ञा का भोपाल से टिकट कटा है, उनकी जगह आलोक शर्मा को मौका दिया गया है। वहीं गुना से भी टिकट कटा है केपी जी का और वहां पर सिंधिया को मौका दिया गया है। तो कई सारी जगहों पर बीजेपी एक्सपेरिमेंट कर रही है और नए चेहरों को मौका दे रही है, क्योंकि बार बार एक चेहरे के रिपीटेशन को बीजेपी बदलना चाह रही है और नए नए चेहरों को मौका देकर भाजपा प्रयास कर रही है चुनाव में फतह हासिल करने के लिए। अच्छा आदित्य, वो उत्तर प्रदेश की वो कौन कौन सीटें थी जिसमें अंदेशा लगाया जा रहा था कि इन सीटों पर बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन उन सीटों पर बदलाव नहीं हुआ, बशर्ते बीजेपी अपने उन्हीं उम्मीदवारों के साथ गई जिनके साथ 2019 में जीत दर्ज की थी? देखिए कई सारी ऐसी सीटें हैं, जैसे
साक्षी महाराज उन्नाव से है, गोरखपुर से रवि किशन है। कई सारी ऐसी सीट हैं जहां पर कई नए चेहरे के ऐलान की उम्मीद थी, लेकिन पुराने चेहरों को ही मौका दिया गया है, क्योंकि भाजपा जानती है कि पुराने चेहरे जो काफ़ी मजबूत हैं उन्हें बनाए रखना अपने साथ काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो पुराने मजबूत चेहरे हैं वो बीजेपी का साथ छोड़ेंगे तो हो सकता है चुनाव के परिणाम में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए बीजेपी इस बार 2024 में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। और आपने सुना होगा कि पीएम मोदी हर जगह अब की बार 400 पार, एनडीए को 400 पार सीट लाने का दावा कर रहे हैं। साथ ही जो बीजेपी है उसका 370 सीट पार करने का आंकड़ा है। तो इसलिए बीजेपी इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो जो भी पुराने और अनुभवी खिलाड़ी हैं इस चुनावी मैदान में, तो उन्हें भाजपा छोड़ना नहीं चाह रही है और अपने साथ अगले चुनाव के लिए बनाए रखना चाह रही है। आदित्य, चूंकि हम बात कर ही रहे हैं तो उत्तराखंड की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट में 3 सीट का अनाउंस तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। उन 2 सीटों पर क्या अभी चर्चा चल रही है या उस पर अभी क्या कुछ हो सकता है? देखिए शिवम, जैसा मैंने आपको बताया कि आज ये पहली सूची जारी हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये पहली सूची जारी की, 195 नाम घोषित किया। और आपने जैसा बताया अभी कि 5 सीटों में से 3 के ऊपर नामों की घोषणा की गई और अभी 2 सीट बाकी है। तो अभी हो सकता है इसमें मंथन हो और कई सारी मीटिंग होनी अभी बाकी है। फिलहाल इस पे और मंथन किया जाएगा और आगे जो सूची आएंगी हो सकता है उत्तराखंड में उसमें और 2 नामों का ऐलान हो जाए। तो अभी बस हमें इंतजार करना होगा बाकी सूचियों का, ताकि सारे नाम हमारे सामने हो और ये स्पष्ट हो जाए कि आखिरकार बीजेपी किन किन चेहरों को कैसे कैसे उतार रही है। ठीक है आदित्य। अनिल पाठक, हम आपसे बात करेंगे कि बृजभूषण शरण सिंह और अजय मिश्रा टेनी की बात हम कर लेते हैं, क्योंकि नाम उनका भी इस बार आया है लोकसभा की इस लिस्ट में। और जहां तक कैफरगंज, जहां तक बात करें हैं अजय मिश्रा टेनी का, उनका टिकट जो है वो फाइनल हो चुका है और उनके नाम पर मोहर लग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर फिर भरोसा जताया है। लेकिन जो मैं सूची देख पा रहा हूं, इसमें सबसे जो एक चर्चित लोकसभा सीट है वो है बदायूं, जहां से सांसद हैं भाजपा की संघमित्रा, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। लेकिन इनका नाम दिख नहीं रहा है, इनका भी टिकट होल्ड किया गया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में काफ़ी चर्चित हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन इनकी बेटी का टिकट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में नज़र नहीं आ रहा है। बात करें गोंडा की, तो गोंडा से जो सांसद हैं वो कीर्तिवर्धन सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी के, और बृजभूषण शरण सिंह जो सांसद हैं वो कैफरगंज से हैं। कैफरगंज सीट से कई बार के सांसद रहे हैं, काफ़ी कद्दावर नेता हैं और विवादों से घिरे रहे हैं। इनकी भी टिकट को एक तरह से होल्ड किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अनिल, चूंकि दिल्ली में रमेश बिधूड़ी का टिकट कट गया, इस बार उनका पत्ता कट गया, तो इस हिसाब से देखा जाए, चूंकि वो सदन में जिस तरीके से बहसबाजी हुई थी उस हिसाब से देखा जाए तो बृजभूषण शरण सिंह पर भी कई आरोप थे और इसके बाद अजय मिश्रा टेनी भी लगातार सुर्खियों में बने रहे थे। इस हिसाब से देखा जाए, अगर बीजेपी इतना ही साफ सुथरा चरित्र और एक तरीके से चरित्र चित्रण के हिसाब से सीट दे रही है, तो लेकिन ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी का भी नाम है और बृजभूषण शरण सिंह का भी। देखिए, दोनों आरोप जो हैं वो एकदम अलग अलग हैं। अजय मिश्रा टेनी के ऊपर कोई इस तरह का आरोप नहीं है, उनके बेटे के ऊपर आरोप था। उनका बेटा जेल में है, जमानत के लिए प्रयासरत हैं। वहीं बृजभूषण की बात करें तो वो खुद चार्जशीटेड हैं, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं, वो भी महिला से जुड़ा आरोप है। इसलिए इसको उसकी तुलना एक दूसरे की नहीं की जा सकती हैं। तो ये बृजभूषण के ऊपर जो आरोप है और जो उनका बड़बोलापन रहा है वो भी कहीं ना कहीं अखरा है भारतीय जनता पार्टी को, जिससे ऐसा कहा जा रहा है कि टिकट को होल्ड किया गया है बृजभूषण के। कैफरगंज सीट से ये सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे जो चौंकाने वाला प्रकरण है वो है बदायूं का। बदायूं से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है शिवपाल को, और यहाँ पर जो सिटिंग सांसद हैं वो संघमित्रा हैं। संघमित्रा जो है स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। इनका भी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने होल्ड कर दिया है। तो एक साफ संदेश है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी
के विचारों से, उसके कार्य क्रियाकलापों में आड़े आएगा, उसकी साथ जो है भारतीय जनता पार्टी किस तरह से निपटेगी, वो संदेश जो है इस सूची में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अनिल, मथुरा से हेमा मालिनी फिर से रिपीट कर रही है बीजेपी उन्हें। देखिए, मथुरा से हेमा मालिनी रिपीट कर रही हैं। बीजेपी में एक फार्मूला है कि 72 साल प्लस या 75 प्लस का हवाला देख करके आराम करने के लिए कह दिया जाता है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस बात की बातें अक्सर कही जाती हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप जो सूची पहली जारी हुई है उसमें हेमा मालिनी का नाम जो है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। वहीं बरेली के सांसद हैं संतोष गंगवार, वो भी उम्र के लिहाज से अंतिम मतलब काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं, 75 प्लस के हैं। उनके टिकट की घोषणा लिस्ट में नहीं की गई है। इस तरह से और सारे नाम हैं। रीता बहुगुणा जोशी हैं, उनका भी टिकट होल्ड है। रमापति राम त्रिपाठी हैं, शायद उनका भी टिकट होल्ड है। लेकिन जिस तरह से मथुरा से हेमा मालिनी का टिकट घोषित किया गया है तो जाहिर सी बात है इनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। भाजपा हाईकमान ने इन पर पूरा भरोसा जताया है और सीधी सी बात है कि हेमा मालिनी के नाम पर यह 100% जीत वाली सीट होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार मौका दिया है हेमा मालिनी को। जी अनिल, और भोजपुरी लोक गायक कलाकार पवन सिंह को भी इस बार मौका दिया है बीजेपी ने। जी, उत्तर प्रदेश या इस समय देखिए लोक कलाकारों पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस शुरू से ही रहा है। गोरखपुर सीट आप देख लीजिए तो वहाँ से फिर भरोसा जताया है रवि किशन पर, जो भोजपुरी के ही स्टार हैं। गोरखपुर से ही फटी सीट है आजमगढ़ भी सीट पे फिर दिनेश लाल निरहुआ, कि जिनके बारे में कहा यह जा रहा था कि इनको इस बार भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ से चुनाव नहीं लड़ाएगी, लेकिन फिर भी इन पर भरोसा जताया है। बेहतर होगा कि इनका परफॉर्मेंस बढ़िया होगा, इस लिहाज से पहली सूची में इनका नाम घोषित किया गया है। सादिक, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी जिक्र है, जो 5 बार के मुख्यमंत्री और 5 बार के विधायक रह चुके हैं। क्या बीजेपी ने इस बार एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान के कंधे पर रखकर एक फायरिंग कर दी इस बार? शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, उनका नाम नहीं था। तो उसके बाद क्या रहे थे शिवराज सिंह को बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी में मिली, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश से शिवराज चौहान को लोकसभा चुनाव लड़ना किया है। इससे साफ हो चुका है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, शायद शिवराज सिंह चौहान इस बार मंत्री बनते हुए भी नजर आएंगे। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी आदित्य हमारे साथ हैं। आदित्य, वाराणसी से प्रधानमंत्री तीसरी बार और इसके बाद अमित शाह का भी लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरना, कैसे देख रहे हैं आप? जी शिवम, आपको बता दें कि वाराणसी सीट से पहले भी प्रधानमंत्री उतर रहे हैं और इस बार पुनः उन्होंने वाराणसी की सीट को चुना है। वाराणसी सीट पीएम के लिए काफ़ी मजबूत सीट है और वहां से बार बार जो है बाबा की नगरी से पीएम उतर रहे हैं और वहां से चुनाव जीतने की संभावनाएं ज़्यादा है, क्योंकि पीएम को पूरे देश के विभिन्न कोनों से समर्थन मिलता है। लेकिन वाराणसी की अलग बात है, वाराणसी को धर्म के तौर पर अगर देखा जाए तो वहां धार्मिक एंगल देखा जाए तो काफ़ी लोग वहां से भी प्रभावित होते हैं और पीएम के लिए वाराणसी सीट काफ़ी अहम है। वहीं बात करें अमित शाह की, तो अमित शाह गांधीनगर से जो है पिछले उनकी काफ़ी मजबूत सीट रही है गांधीनगर, तो गांधीनगर से लगातार वो चुनाव में उतर रहे हैं और उनकी काफ़ी मजबूत सीट रही है, तो उनके लिए बिल्कुल संभावनाएं रहती है, लगभग ये तय रहता है कि उन्हें चुनाव में जीत हासिल हो सकती है। जी न्यूज बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य आपका भी, सादिक खान आपका भी, अनिल जी आपका भी। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।